हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 3 की, जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए हर एक पहलू लेके आए इस मैच से जुड़ा हुआ, हर एक स्टैट, फिर चाहे वो वेन्यू से रिलेटेड हो, पिच रिपोर्ट हो, प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, हेड टू हेड आंकड़े हो, आपके लिए फैंटेसी टीम हो, वेन्यू पे प्लेयर की परफॉर्मेंस हो या फिर उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो। तो हर एक पहलू पे चर्चा होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे मिस ना हो जाए। और दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस। और सबसे पहले नजर डालते हैं इस मैच की बेसिक इंफॉर्मेशन पे। तो दोस्तों, ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में। ये मुकाबला शाम का होने वाला है और शाम को 7:30 बजे दोस्तों खेला जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हैदराबाद और राजस्थान के बीच मुकाबला होने वाला है दोस्तों, वो दोपहर में खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। इस मुकाबले के लिए आपके लिए एक अपडेट है कि हार्दिक पांड्या इस मुकाबले को दोस्तों नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पर जो है इनकी टीम की कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या पे लास्ट ईयर स्लो ओवर रेट के चलते ना बैन लगा था, जो कि ना लास्ट मैच था, इसलिए उस मैच में तो फॉलो नहीं हुआ। इस आईपीएल में फॉलो अप हुआ, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो जसप्रीत बुमराह हैं वो भी फिट नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में क्या चेन्नई सुपर किंग्स को ये टीम टक्कर दे पाएगी, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बात करते हैं इसके पूरी एनालिसिस की। और चेन्नई की तरफ से कोई ऐसी अपडेट नहीं है इंजरी की, सारे ही प्लेयर अवेलेबल है और कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 में खेलने के लिए फिट है। तो थोड़ा सा जुकाम हो गया तो थोड़ा टॉलरेट कर लीजिएगा मुझे। आगे बात करते हैं अब वेन्यू की, कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम क्या कहता है, उसके क्या आंकड़े हैं, क्या सिनेरियो है पूरे पूरे स्टेडियम का। तो क्योंकि ये स्टेडियम एक जमाने में ना स्पिनर्स के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता था, बट आज के टाइम पे दोस्तों ये वेन्यू ना बैट्समैन के लिए पैराडाइज है और बेहतरीन वेन्यू हो गया। हालांकि ये एक लौता ऐसा वेन्यू है जो कि चेजिंग बाइस नहीं है। यहाँ पे आप पहले बैटिंग करोगे तो आपको जीत मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। कुल मिलाकर अब तक इस वेन्यू पे दोस्तों 140 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 72 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। वही चेस करने वाली टीम को 66 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। इसलिए ये वेन्यू ना चेजिंग वाइज नहीं, यहाँ पे अक्सर टीमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करना ही पसंद करती हैं। एवरेज स्कोर की आप बात करोगे तो वो यहाँ पे 159 रन है। हालांकि पिछले 2 साल तक यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे ना पेस बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है स्पिनर्स के मुकाबले। मतलब पहले यहाँ पे क्या होता था कि स्पिनर्स को काफी मदद मिलती थी, बट पिछले 2 साल से ये देखा जा रहा है कि पेसर्स को यहाँ पे थोड़ी बहुत मदद मिलती है, स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है शुरुआती फेज जो होता है आईपीएल में। हाँ, लास्ट के 1-2 मैचेस में भले स्पिनर को थोड़ी ज्यादा मदद मिल जाए, ग्रिप मिल जाए, बाकी पेसर्स को यहाँ डिसेंट मदद मिल जाती है स्पिनर्स के मुकाबले। हाईएस्ट टोटल की अगर आप बात करोगे तो 246 रन है 5 विकेटों के नुकसान पे, और लोएस्ट टोटल है 270 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अब ये अच्छी बैटिंग विकेट यहाँ पे हो गई है। एक टाइम होता था जब चेन्नई में गर्मी होती थी और आपको स्लो पिचेस मिलती थी, पर अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पे बैटिंग विकेट्स मिलते हैं, तो बैट्समैन को कोई परेशानी नहीं होगी और हो सकता है कल आपको एक हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे देखने को मिले। अब दोस्तों, जरा स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 150 से कम यहाँ पे 54 बार बना है, भाई साहब बहुत बार बना है। 150 से 170 के बीच यहाँ पे दोस्तों 41 बार बना है, और 190 प्लस का स्कोर भी यहाँ पे 22 बार बन चुका है। हालांकि 150 से कम का स्कोर अब आपको कम ही देखने को मिलेगा, 190 प्लस का स्कोर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये है दोस्तों पूरा व्यू। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम ऐसे दिखाई देता है, काफी शानदार स्टेडियम है, रेनोवेट हुआ है और उसके बाद काफी चीजें चेंजेस हुई हैं, पिचेस भी चेंज की गई, जिसके चलते हमको कल एक हाई स्कोरिंग क्रैकर मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो बैटिंग फ्रेंडली यहाँ पे विकेट होने वाला है। एवरेज स्कोर 165 से 175 के बीच में है, पर हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको 190 प्लस के स्कोर का मैच देखने को मिल सकता है। वहीं बॉलिंग की बात की जाए तो पेस बॉलिंग को यहाँ पे 55% की मदद है और स्पिनर्स को यहाँ 45% की मदद मिलती है। पर विकेट आपको बैलेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बॉलिंग 22 विकेट मिल जाए या बैटिंग 22 विकेट मिल जाए। जो यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसको यहाँ पे दोस्तों एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। बाकी दोस्तों, पेस में जो वेरी करेगा उनके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है विकेट चटकाने की, चाहे आप पेसर हो या स्पिनर हो।
वेरिएशन इज द की टू सक्सेस है इस वेन्यू पे। अगर आप वेरिएशन करते हैं तो आप यहाँ पे जरूर सक्सेस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर मारते हैं जरा इस वेन्यू पे कुछ रीसेंट मुकाबलों पे। जो रीसेंट मुकाबले हुए हैं उनका क्या सिनेरियो है। सबसे रीसेंट मुकाबला जो इस पे हुआ है, ये सारे आंकड़े दोस्तों आईपीएल के ही हैं। जो सबसे रीसेंट मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। ये जो मुकाबला था ना, ये कुछ कुछ और नहीं बल्कि जो पिछले साल टूर्नामेंट हुआ था उसका फाइनल मुकाबला था, जिसको कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेटों से अपने नाम किया था और आईपीएल की जो ट्रॉफी है ना वो भी अपने नाम कर ली थी। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए और अपनी 10 विकेटें खो दी थी, और कोलकाता ने बड़े आराम से इस टारगेट को चेस कर लिया था, मात्र 2 विकेटें उन्होंने अपनी खोई थी। पेसर्स को इस मुकाबले में दोस्तों 9 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल हुई थी। मतलब मोटा मोटा अगर आप देखोगे ना तो पेसर्स को यहाँ फायदा मिलता है स्पिनर्स के मुकाबले, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। दूसरा मुकाबला जो यहाँ पे खेला गया था वो खेला गया था दोस्तों हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें हैदराबाद ने 175 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और राजस्थान रॉयल्स मात्र 139 रन बना पाया था 7 विकेटें खो गए। ये भी प्लेऑफ्स का मुकाबला था। पेसर्स को इस मुकाबले में भी 10 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो मुकाबला था वो खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, इसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, और चेन्नई ने यह मुकाबला जीत लिया था। 5 विकेट खो के उन्होंने टारगेट चेस कर लिया था और 145 रन बना दिए थे। पेसर्स को दोस्तों इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स ने 3 विकेटें हासिल की थी। ओवरऑल देखा जाए तो 3 मुकाबलों में देखिए पेसर्स ने 27 विकेटें हासिल करी हैं और स्पिनर्स को मात्र 11 विकेटें मिली हैं। तो मतलब ये अपने आप में इंगित करता है कि स्पिनर्स को यहाँ पे कितनी ज्यादा मदद है, सॉरी पेसर्स को यहाँ पे कितनी ज्यादा मदद है स्पिनर्स के मुकाबले। काफी ज्यादा हेल्प मिलती है पेसर को स्पिनर्स के मुकाबले। तो जब हम अपनी टीम बनाएंगे ना तो उसमें पेसर्स को ज्यादा वैल्यू देंगे, स्पिनर्स को उतनी वैल्यू नहीं देंगे। मेन स्पिनर रखेंगे जो कि ऐसा स्पिनर रखेंगे जिसको कंडीशन से उतना फर्क ना पड़ता हो, अपनी टाइट लाइन और लेंथ पर रिलाई करता हो और हमें विकेट चटका दे दे इररिलेवेंस ऑफ कंडीशन। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। तो दोस्तों जो दोनों टीमें हैं उन्होंने कुल मिला के अब तक 9 मुकाबले दूसरे के खिलाफ खेले हैं। 5 साल के आंकड़े हैं। इसमें चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है। चेन्नई ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल करी और मुंबई को मात्र 3 मुकाबलों में यहाँ जीत हासिल हुई है। बाकी दोस्तों अगर आप ना दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म यहाँ पे देखोगे तो रीसेंट फॉर्म लगभग आपको देखने को यहाँ दोस्तों मिलेगा ना कि लगभग रीसेंट फॉर्म दोनों टीम्स की एक जैसी ही आपको मिलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप बात करते हो तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले 5 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल करी और 3 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। वही मुंबई इंडियंस को देखोगे तो इन्होंने 4 मुकाबलों में हार का सामना किया और मात्र 1 मुकाबले में जीत हासिल करी है। यहाँ भी चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा पीछे नजर आ रहा है मुझे, सॉरी मुंबई इंडियंस थोड़ा सा पीछे नजर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स से। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चेन्नई का पलड़ा भारी है और कल के मुकाबले में भी दोस्तों मुंबई इंडियंस के 2 अहम खिलाड़ी हैं जिनके बलबूते मुंबई इंडियंस टीम काफी हद तक डिपेंड करती है। हार्दिक पांड्या जो कि उनके कैप्टन है वो, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह दोनों नहीं होंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में कैसा मुंबई परफॉर्म करता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब दोस्तों चलिए नजर मार लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। डिटेल में बात करेंगे दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 पे, क्योंकि मतलब कि ये जो प्लेइंग 11 है अभी कंफर्म नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग है कि ये प्लेइंग 11 दोस्तों हो सकती है। बाकी इसमें आपको एक आधा चेंजेस देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक जो पहला मुकाबला हुआ कोलकाता और आरसीबी के बीच में उसमें जो प्लेइंग 11 हमने सोची थी 90% वही प्लेइंग 11 खेलिए। एक आधा चेंजेस होता है वो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें प्लेइंग 11 की तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे आपको ओपन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। 3 नंबर पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे रचिन रविंद्रा। हो सकता है किसी कारणवश अगर डेविन कॉनवे नहीं टीम का हिस्सा होते हैं तो उस कंडीशन में रचिन रविंद्रा आपको एज अ ओपनर खेलते हुए दिखाई देंगे। 4 नंबर पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे शिवम दुबे। 5 नंबर पे मैंने रखा है विजय शंकर को। हो सकता है इनकी जगह पे आपको राहुल त्रिपाठी खेलते हुए दिखाई दे जाए, पर मुझे लगता है कि रीसेंट फॉर्म को देखते हुए विजय शंकर को ये टीम जरूर बैक करेगी और उनको चांस भी देगी। फिर आ जाते हैं रविंद्र जडेजा, उसके बाद दिखाई देंगे आपको एमएस धोनी और सैम करन। अब दोस्तों इन दोनों में ना इंटरचेंज भी हो सकता है सैम करन आपको ऊपर खेलते हुए दिखाई दे और एमएस धोनी पिछले साल की तरह इस साल भी 4-6 बॉलों के लिए और 2-3 छक्के मार के चले जाए। स्पिनर्स में इनके पास रवि अश्विन, फिर मतीशा पतिराना और खलील अहमद। तो ये आपको पूरी की पूरी प्लेइंग 11 खेलती हुई दिखाई दे सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए।
हो सकता है आपको इसमें एक आधा प्लेयर्स एक्स्ट्रा खेलता दिखाई दे या फिर एक आधा सीम ऑप्शन आपको इम्पैक्ट प्लेयर में दिखाई दे। चाहे बहरहाल दोस्तों अगर बॉलिंग की बात करोगे तो बॉलिंग की कमान यहाँ पे संभालेंगे सैम करन, मतीशा पथिराना और खलील अहमद, ये तीन पेसर्स आपको दिखाई देंगे। और अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट की बात करोगे तो उसमें बड़ा एक्सपीरियंस है, वहां पे आपको दिखाई देंगे रविचंद्रन अश्विन, साथ होंगे उनके रविंद्र जडेजा, प्लस रचिन रविंद्रा भी एक दो ओवर डालते हुए आपको दिख सकते हैं। वहीं अगर जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी के लिए तो विजय शंकर भी मीडियम पेस डाल सकते हैं और उनका साथ शिवम दुबे भी दे सकते हैं। तो बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास बहुत हैं, बैटिंग ऑप्शन भी इस टीम के पास बहुत हैं। तो ये टीम कुल मिला के एक बैलेंस टीम लग रही है और कल के मैच में फेवरेट भी नजर आ रहे हैं। और चेन्नई तो वैसे भी अपने गाल में दोस्तों फेवरेट ही रहती है। अब चलिए बात कर लेते हैं प्लेयर्स की और एक एक करके जरा प्लेयर्स का एनालिसिस करते हैं डिटेल में कि किसकी क्या रिसेंट फॉर्म है, किसके क्या आंकड़े हैं। तो बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की, जो कि इस टीम के कैप्टन है। सबसे मेन चीज आपको यहाँ ध्यान में रखने वाली है वो है सिलेक्शन परसेंटेज। इनका सिलेक्शन परसेंटेज है 84%। तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्लेयर का भी सिलेक्शन परसेंटेज 80 से ज्यादा हो तो कोशिश करिएगा कि उनको अपनी प्लेइंग 11 में कंसीडर करें। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ सीक्वेंस होते हैं, सिनेरियो होते हैं जिनकी बात हम लास्ट में करेंगे, वो दिख रहे हैं तो आप प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में लेंगे तो उस कंडीशन में आपको किसी एक ओपनर को मतलब ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। अगर ट्रेंट बोल्ट आपकी टीम में है और आप सोच रहे हैं कि उनको मुझे वाइस कैप्टन बनाना है कंडीशंस को देखते हुए, तो हो सकता है कि भाई, क्योंकि देखिए ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कराएंगे पावर प्ले में, कम से कम 3 ओवर तो आपको ट्रेंट बोल्ट डालते हुए दिखेंगे। और ट्रेंट बोल्ट अगर आपने वाइस कैप्टन कंसीडर किया है तो यार आप ये तो उम्मीद इतना करोगे कि एटलीस्ट 1 से 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में लेके जाएं। तो उस कंडीशन में वो विकेट लेंगे किसकी, या तो गायकवाड़ की लेंगे या कॉनवे की लेंगे। तो आपको किसी एक को तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना। तो ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं, उस कंडीशन में भले आप प्लेयर को ड्रॉप करें, अदरवाइज 6 से 7 प्लेयर तो ऐसे लें जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 80 से ऊपर है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि सभी ने उसको लिया है। तो अगर आपके 6 से 7 प्लेयर वैसे होंगे जिनका 80 से ऊपर है, तो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो ना आपकी टीम सेफ रहेगी और आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। बाकी ग्रैंड लीग में तो आप जितना चाहे रिस्क लेना चाहो ले सकते हो। फिलहाल गायकवाड़ की बात करें तो रिसेंट फॉर्म 2 रन, 19 रन, 1 रन, 23 रन, 0 रन है। उतनी अच्छी रिसेंट फॉर्म दिखाई दे न रही है, बट मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को साइड करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आईपीएल में फोकस करिए कि आईपीएल एक अलग तरह का टूर्नामेंट है, अलग वेन्यूज होते हैं, अलग माहौल होता है। तो जिस प्लेयर में पोटेंशियल है वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। हेड टू हेड की बात करोगे तो 8 मैचेस है मुंबई के खिलाफ खेल चुके हैं, जिसमें 238 रन इन्होंने बनाए हैं और 39.67 का इनका एवरेज है। वेन्यू पर भी 15 मैच में 706 रन है और 58 की एवरेज है। स्टैट तो खैर कमाल के इनके है ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये एक तरह से ना मस्ट पिक प्लेयर है। हाँ, कोई सिनेरियो आप सोच रहे हो उस कंडीशन में इनको ड्रॉप करना, अदरवाइज आप इनको टीम में लेके चलिएगा। बात करें डेविन कॉनवे की तो सिलेक्शन परसेंटेज 64 है, पर जब टीम में इनका नाम आएगा ना, अभी लोगों को डाउट है कि कॉनवे खेलेंगे कि नहीं, तो ये 75 प्लस जाने वाले हैं। और चेन्नई में अगर डेविन कॉनवे खेल रहे हैं तो उस कंडीशन में इंपॉर्टेंट पिक है, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म 30 रन, 21 रन, 20 रन, 9 रन और 76 रन है। रिसेंट फॉर्म इनकी काफी अच्छी है। हेड टू हेड 3 मैच में मात्र 44 रन है और 14.25 की इनकी एवरेज है। ये एक आंकड़ा इनके खिलाफ है। बाकी वेन्यू पे 8 मैचेस में 390 रन है और 65 की एवरेज है। ये बात ध्यान में रखने वाली होगी। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में नहीं है और हार्दिक पांड्या भी स्क्वाड में नहीं है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आप इनके साथ ना 50-50 जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कॉनवे को लेना है तो आप लोग, आपको लगता है कि इनको ड्रॉप करना है तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। बस पिक का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवॉय में से किसी एक को अपनी टीम में लेके चलिएगा, एक को आप ड्रॉप करिएगा। किस कंडीशन में, जब चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग कर रहा है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स चेस करने आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में आप डेविन कॉनवॉय के साथ ही जाइएगा, क्योंकि चेजिंग में ये अच्छी बैटिंग करते हैं। बात करें रचिन रविंद्रा की तो सिलेक्शन परसेंटेज 83 है। ये मस्ट पिक प्लेयर है, इनको भूल के भी ड्रॉप मत करना अगर प्लेइंग 11 में इनका नाम है, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म गजब का है, जो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देख चुके हैं। प्लस इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि आईपीएल में भी उस हिसाब की छाप नहीं छोड़ पाए, बट मुझे लगता है कि इस आईपीएल ये कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके हमको शानदार देने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करो तो 44 रन 2 विकेटें, 11 रन 3 विकेटें, 3 रन 4 विकेटें, 16 रन 0 विकेट और 1 रन 4 विकेटें। बॉलिंग में अच्छा करके आए, हालांकि वो इनकी अपनी कोई टूर्नामेंट होगी, शायद ये एमएलसी के स्टैट्स हैं।
तो उसमें कर लेंगे, बट इंडिया में आके इतना इनको थोड़ा टफ पड़ता है। हालांकि इनसे इतनी बॉलिंग भी चेन्नई नहीं कराता है। हेड टू हेड एक ही मुकाबला खेला है एमआई के सामने, जिसमें 21 रन बनाए थे, इसलिए इनकी एवरेज भी 21 है। वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 125 रन है और 31.25 की इनकी एवरेज है, ठीक ठाक है, तो ये इसीलिए मस्ट पिक प्लेयर बनते हैं। हम दोस्तों बात करी जाए शिवम दुबे की, सिलेक्शन परसेंटेज अभी 50 है, ये 60 से 80 के बीच में जाएगा और ये आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर है। भाई चेन्नई में मैच हो और शिवम दुबे को आप बिल्कुल भी ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म 9 रन 1 विकेट, 37 रन 34 रन 1 विकेट। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ T20 इन्होंने खेला था, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, तो इससे साफ पता है हमें कि इनकी फॉर्म काफी अच्छी है, इसीलिए मैं बोलूंगा इनको आप ड्रॉप बिल्कुल मत करिएगा। हेड टू हेड आंकड़ों में 10 मैच में 210 रन है, 36.5 की एवरेज, और वेन्यू पे 16 मैच में 401 रन है, 36.5 की एवरेज है, 37 की एवरेज मान लीजिए, और बॉलिंग से 1 विकेट भी इन्होंने झटका है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक है, इनको मत ड्रॉप करिएगा। बात करें विजय शंकर की, सिलेक्शन परसेंटेज देखिए 0.58% का इनका सिलेक्शन परसेंटेज है। ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक भी हो सकते हैं और ट्रम्प पिक भी हैं। मतलब ये एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये प्लेइंग 11 में हैं तो अगर आप इनको अपनी टीम में लेते हो, क्योंकि 0.58 सिलेक्शन परसेंटेज है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज इनका जाएगा ना 3%, इससे ऊपर तो जाने वाला है नहीं। और ये प्लेयर ऐसा है ना कि जो वैल्यू फॉर मनी है, परफॉर्म करके आपको दे सकता है। तो अगर रिस्क लेना है किसी कम सिलेक्शन वाले प्लेयर पे, तो आप विजय शंकर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। रिसेंट फॉर्म 0 रन देखिए, 42 रन बनाया है, 38 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए हैं और एक मैच में 4 रन। हेड टू हेड 10 मैच में 158 रन है, 26 की इनकी एवरेज है, 2 विकेट हासिल कर चुके हैं मुंबई के। वेन्यू में 18 मैचों में 324 रन है, 20 की एवरेज, और इस वेन्यू में 7 विकेट भी इनके नाम है। तो आंकड़े अच्छे हैं। अगर आपको एक यूनिक पिक लेनी है जो कि आपको बाकी लोगों से आगे कर सके आपकी लीग में, उस कंडीशन में विजय शंकर एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। MS धोनी सिलेक्शन परसेंटेज 17 का है, रिसेंट फॉर्म 25 रन 26 रन पिछले आईपीएल की है। हेड टू हेड 18 मैच में 280 रन है, 31 की एवरेज के साथ। वेन्यू पे 23 मैच में 324 रन है, 64 की एवरेज के साथ। मैं इनको सिलेक्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। उसका रीजन बस इतना है कि बहुत नीचे बैटिंग करने आता है, अभी कुछ पता नहीं MS धोनी किस नंबर में बैटिंग करने आएंगे, तो पहले मैच के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप इनको अवॉइड करके ही चलें। आगे बात करें सर रविंद्र जाडेजा की, सिलेक्शन परसेंटेज 72 का है, मैच शुरू होते होते ये 85 प्लस पे जा सकता है। रिसेंट फॉर्म 4 रन 0 विकेट, 42 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 18 रन 0 विकेट। हेड टू हेड 15 मैच में 135 रन, 19 की एवरेज है, बैटिंग पर विकेटें 8 मारी हैं। वेन्यू पे 23 मैच में बैट से 208 रन है, 20 की एवरेज के साथ, और 22 विकेटें मारी हैं। देखिए इस वेन्यू पे स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है, तो चाहें तो आप रविंद्र जाडेजा को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके चलूंगा, बट आप चाहें तो अपनी टीम में अगर ये सेट हो रहे हैं तो इनको लीजिएगा। बल्कि मैं बोलूंगा जडेजा को आप पता है, एक बार जब पिच रिपोर्ट आ जाए ना, उसके बाद देखिएगा इनको लेना है कि नहीं लेना है। अगर तो पिच में थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद है तो आप जडेजा के साथ जाइएगा, बट अगर पिच में स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है तो उस कंडीशन में आप जडेजा को ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि सामने वाली टीम में ना लेफ्ट हैंडर्स हैं, ऊपर से रायन रिकर्टन है, बीच में तिलक वर्मा है, नीचे मिचेल सेटनर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, तो लेफ्ट हैंडर्स अगर हैं तो इनको परेशानी दे सकते हैं। बात करें रवि अश्विन की, सिलेक्शन परसेंटेज 28 का है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले चुके हैं। हेड टू हेड 17 मैचेस में 15 विकेट है, 30 की एवरेज। वेन्यू पे 8 मैच में 9 विकेट है, 24.89 का बॉलिंग एवरेज। देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर है, रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, यूट्यूबर भी बन चुके हैं। कल के मुकाबले में तो मैं इनको आपको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा। हालांकि चेन्नई में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बैटिंग में भी अच्छे हैं, बॉलिंग में भी अच्छे हैं, बट यार सामने वाली टीम स्पिन अच्छा खेलती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट लेके देंगे, उससे ज्यादा विकेट मुझे नहीं लगता ये लेने वाले हैं। तो कल के मुकाबले में मैं इनको ड्रॉप करने की आपको सलाह दूंगा कि आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी देखिए होने को कल अश्विन 5 विकेट भी ले सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो सिनेरियो लग रहा है, पिच की कंडीशंस लग रही है, सामने वाली टीम लग रही है, उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन इतने असरकार साबित नहीं होंगे और हमें उतने पॉइंट्स देके नहीं जा पाएंगे। बात करें सैम करन की, जो सिलेक्शन परसेंटेज 51 का है, ये लगभग 65 तक तो जाएगा, और इस टीम से ना ये मस्ट पिक प्लेयर होंगे आपकी फास्ट बॉलिंग में। रीजन क्या है, बैटिंग से भी यूटिलिटी देंगे, बॉलिंग से भी यूटिलिटी देंगे, प्लस पावर प्ले में भी 1 से 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे, और डेथ में भी 1 से 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। तो डेथ में अगर ये ओवर डालेंगे तो आपके लिए ना फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने के चांसेस बनेंगे। बैटिंग से रिसेंट हम काफी अच्छा है, 62 रन 34 रन फिर 24 रन फिर 28 रन,
और एक मुकाबले में 3 विकेट भी झटके हैं। हेड टू हेड 7 मैचेस में 139 रन बनाए हैं, 27.8 की एवरेज और 8 विकेट भी झटक चुके हैं मुंबई इंडियंस के। वेन्यू पे 3 मैच में बल्ले से 55 रन और 1 विकेट झटक चुके हैं। तो मुंबई इंडियंस के सामने इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए ये मस्ट पिक की कैटेगरी में आते हैं। बात करें खलील अहमद की सिलेक्शन परसेंटेज 10 का है, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड 6 मैच में 9 विकेट हैं, 22 की एवरेज है। वेन्यू पे 5 मैच में 5 विकेट है, 29 का बॉलिंग एवरेज है। अगर आपको इनको सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन में आपको रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन इनको ना ड्रॉप करके चलना पड़ेगा दोस्तों। रीजन उसका क्या है कि खलील अहमद पावर प्ले में कम से कम आपको 3 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। तो खलील अहमद अगर 3 ओवर डालेंगे और आप इनको टीम में ले रहे हैं तो आप इसीलिए तो ले रहे होंगे ना कि आपको पॉइंट्स देके जाए। तो खलील अहमद अगर ओवर डाल रहे हैं और आपकी टीम में है तो किसी एक की तो विकेट उड़ाएंगे उड़ाएंगे। तो इन दोनों में से फिर आपको किसी एक को ड्रॉप करके चलना है। अगर आप रोहित और रेयान दोनों को अपने स्क्वाड में रख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, फिर उनको लेना कोई समझदारी नहीं होगी। बात करें मतीशा पथिराना की तो 71 इनका सिलेक्शन परसेंटेज है, ये 85 तक जाएगा और ये भी आपके लिए चेन्नई से मस्ट पिक होने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म पे मत जाइए, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। रीजन क्या है कि ये सीधे आएंगे और ये करेंगे डेथ में बॉलिंग, यानी कि ये 10वां ओवर डालने आएंगे, फिर 14वां डालेंगे, उसके बाद ये डालेंगे 18वां और फिर ये डालेंगे 20वां। तो ऐसे ओवर ये डालेंगे तो उस कंडीशन में ना इनके विकेट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये डेथ स्पेशलिस्ट भी बन चुके हैं। इसीलिए आज के मुकाबले में ये आपकी ना मस्ट पिक होनी चाहिए। हेड टू हेड 2 मैच में 7 विकेटें हैं। देखिए मुंबई इंडियंस को पसंद भी करते हैं, 6.14 का बॉलिंग एवरेज है। वेन्यू पे 9 मैचों में 15 विकेटें हैं, 16.4 का बॉलिंग एवरेज है। इस वजह से ये कल के मुकाबले में हमारी मस्ट पिक बनते हैं। बात करें राहुल त्रिपाठी की सिलेक्शन परसेंटेज 4.46 का है। रिसेंट फॉर्म 1 मैच में 47, 2 मैच में 2 अंडे, फिर 24 और 16। 10 मैच में 227 रन है 25 की एवरेज के साथ। वेन्यू में 7 मैच में 189 रन है 27 की एवरेज के साथ। ये मुझे लगता है कल के मुकाबले में एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भी खेल सकते हैं या फिर इनकी जगह पे आपको दीपक हुडा भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट मैं राहुल त्रिपाठी को कंसीडर करूंगा। रीजन क्या है कि मैं 2 डिफरेंशियल पिक ढूंढ रहा हूं, उसमें मेरे लिए राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर होने वाले हैं मेरी ग्रैंड लीग की टीम में। हालांकि स्मॉल लीग में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप राहुल त्रिपाठी के साथ जाओ। अगर राहुल त्रिपाठी आपको प्लेइंग 11 में दिखते हैं उस कंडीशन में आप इनको लीजिएगा। देखिए विजय शंकर राहुल त्रिपाठी में से कोई एक तो आपको इम्पैक्ट प्लेयर में दिखेगा, तो जो प्लेयर आपको प्लेइंग 11 में दिखे आप उसके साथ जा सकते हैं। बाकी अगर जो इम्पैक्ट प्लेयर में हो तो उस पर रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। ये तो था दोस्तों पूरा चेन्नई का एनालिसिस। अब जरा नजर डाल लेते हैं आमची मुंबई पे। मुंबई का क्या सिनेरियो रहने वाला है, कैसी प्लेइंग 11 खेलेगी। देखिए कैप्टन साहब तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, इस मुकाबले से अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन पे लगा हुआ है दोस्तों बैन। तो कप्तान साहब हमारे मौजूद नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा झटका है, सेटबैक है क्योंकि सीजन ओपनर है। तो उस कंडीशन में अगर कैप्टन नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इस मैच के लिए इनके जो कैप्टन होंगे वो होंगे स्काई, हमारे सूर्या दादा, सूर्या भाव। तो बात करेगा टीम के कॉम्बिनेशन की तो रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर है मेरी समझ से तिलक वर्मा खेलेंगे क्योंकि इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं 3 नंबर पे। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार इनको समझदारी का परिचय दिखाएंगे और इनको 3 नंबर पर भेजेंगे। 4 नंबर संभालेंगे सूर्या दादा, 5 नंबर पे आएंगे विल जैक्स, फिर आपको नमनदीप 6 नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। 7 नंबर पे मिचेल सेंटनर, फिर आएंगे दीपक चाहर। अश्विनी कुमार एक युवा लेफ्ट आर्म पेसर है, इन पे निगाह रहेगी। अगर ये प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो ये हमारे लिए मुंबई के लिए मस्ट पिक होंगे। फिर करण शर्मा और ट्रेंट बोल्ट, तो ये प्लेइंग 11 हमें खेलती हुई दिखाई दे सकती है। इंपैक्ट प्लेयर में हो सकता है आपको अर्जुन तेंदुलकर भी खेलते हुए दिखाई दें। बाकी दोस्तों विल जैक्स और नमन धीर में ये हो सकता है कि नमन धीर आपको ऊपर खेलते हुए दिखाई दे और विल जैक्स नीचे खेलते हुए दिखाई दे। बाकी लगभग बैटिंग ऑर्डर हमारा सेम रहने वाला है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और प्लेयर्स पे बात कर लेते हैं एक एक करके डिटेल में कि किसकी क्या फॉर्म चल रही है, किसको लेना है, किसको अवॉइड करना है। देखिए रोहित शर्मा सिलेक्शन परसेंटेज 80 का है। चेन्नई को खासा पसंद करते हैं तो वेन्यू भी इनको पसंद है, तो ये हमारे कल के मुकाबले में मस्ट पिक होने वाले हैं। रीसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा है, 23 रन 68 रन 19 रन 4 रन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ताबड़तोड़ 70 रन बना चुके हैं। इंटेंट इनकी क्लियर है, T20 से संन्यास ले चुके हैं तो बिल्कुल प्रेशर फ्री होकर खेलेंगे। अब तो इस टीम में कैप्टन भी नहीं है, तो जैसे आज परफॉर्मेंस विराट कोहली की दिखाई दी है ना वैसी परफॉर्मेंस हमें इनकी भी दिखाई देगी। हेड टू हेड देखिए 13 मैच में 361 रन ये बना चुके हैं 32.82 की एवरेज के साथ।
वही वेन्यू पे बात करोगे तो 9 मैच में 283 रन बनाए हैं 31 की एवरेज के साथ, तो ये हमारे लिए मस्ट पिक हैं। बात करें रायन रिकल्टन की तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज है 67, ये लगभग जाएगा आपका 80 के आसपास, और ये भी हमारे लिए कल के मैच में मस्ट पिक है क्योंकि रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। ऐसे T20 में अच्छा करके आ रहे हैं, प्लस वहां भी ये मुंबई की फ्रेंचाइज से खेलते हैं, प्लस अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा किया है, और यहाँ की जो पिचेस है ना इनको रास आएगी। अभी रिसेंट में काफी अच्छा है, 33 रन 44 रन 22 रन 59 रन 63 रन। हेड टू हेड अभी कोई आंकड़ा नहीं है, वेन्यू पे कोई आंकड़ा नहीं है, तो बॉलर जो इंडिया के हैं वो भी इनको ज्यादा अच्छे से जानते नहीं है। और इनकी खास बात क्या है ना कि जो इनका इनिंग कन्वर्जन है दोस्तों वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जो ये इनिंग होती है ना उसको कन्वर्ट करते हैं, तो इनका इनिंग कन्वर्जन अच्छा है, इसलिए और ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। और कहीं रोहित और रेयान हो गए ना तो अकेले ही खड़े हुए तो धुआं उड़ा देंगे सामने वाली टीम का। भी बात करें सूर्य कुमार यादव की जो आज के लिए हमारी टीम के कैप्टन है, सिलेक्शन परसेंटेज इतना है, कल के मुकाबले में मैं आपको बोलूंगा कि एक मुकाबले में मेरे कहने से इनको ड्रॉप करके आप चलिए, क्योंकि रीसेंट फॉर्म ना इनका काफी ज्यादा खराब है, और मुझे लगता है कि कल के मुकाबले में शायद सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन ना आए, तो मैं तो इनको ड्रॉप करके चलूंगा, बाकी आप अपना देख लीजिए। 48 रन 1 रन 9 रन 4 रन 70 रन, देखिए इतना रिस्क तो मैं लूंगा, सारे प्लेयर हम लेंगे नहीं, तो रिस्की पिक है कल के लिए सूर्य कुमार यादव, मैं ड्रॉप करके चलूंगा, आप अपने रिस्क पे इनको ले सकते हैं। 12 मैच में 314 रन है 28.55 की एवरेज के साथ, वेन्यू पे 9 मैच में 284 रन है 40.57 की एवरेज के साथ। ये रिस्की चॉइस है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि रिस्की है इनको ड्रॉप करना, पर मैं ये रिस्क लूंगा, आप लोग चाहें तो वो रिस्क ले सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। तिलक वर्मा का सिलेक्शन परसेंटेज 49.1, कुछ ये हजम नहीं हो रही है बात, बट फिर भी रिसेंट में कमाल का है, 82 रन 85 रन 7 1 46 का, 4 मैच में 138 रन है, हेड टू हेड 69 की एवरेज है, एक मैच में वेन्यू पे 26 रन है 26 की एवरेज है, तो ये भी मस्ट पिक की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि बहुत गदर फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनको भी ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। बात करें विल जैक्स की, सिलेक्शन परसेंटेज 33.31 का है, रिसेंट फॉर्म 18 रन 0 रन 39 रन 15 रन, आंकड़ा कुछ है नहीं अभी चेन्नई के सामने और वेन्यू पे, बट प्लेयर अच्छे हैं, इनको आप एक डिफरेंशियल पिक के तौर पे अपनी टीम में रख सकते हो। मस्ट पिक की कैटेगरी में मैं नहीं रखूंगा, डिफरेंशियल पिक है, अगर आप कुछ हटके जाना चाहते हो तो इनको लो, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें नमन गिरी की, सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है और हम इनको कल ड्रॉप करके चलेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे, बॉलिंग इनसे शायद ही करवाई जाए, रिसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है और वेन्यू पर तो कोई आंकड़े इनके खैर है नहीं, बट बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत नीचे है, यही एक रीजन है कि जिसके चलते हम इनको ड्रॉप करेंगे। हाँ अगर बैटिंग ऑर्डर आता है उसमें 3 नंबर पे खेल रहे हैं तो बात अलग है। मिचेल सेंटनर सिलेक्शन परसेंटेज 47 का है और ये हमारे लिए होंगे मस्ट पिक, क्योंकि ये खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर मिचेल सेंटनर प्लेइंग 11 में है तो आप इनको आंख बंद करके पिक करिएगा। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है, वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं और इस समय ना ये कमाल की फॉर्म में है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, तो इन आंकड़ों पे मत जाइएगा, अगर ये टीम में है तो इनको डेफिनेटली अपनी टीम में लीजिएगा। बात करें दीपक चाहर की, सिलेक्शन परसेंटेज 70.29 का है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड अभी तक चेन्नई से एक भी मुकाबला खेले नहीं है क्योंकि चेन्नई के लिए खेलते हैं, तो पहला मुकाबला है चेन्नई के खिलाफ। वेन्यू पे बहुत खेलना है चेन्नई के लिए, 19 मैच में 23 विकेटें हासिल करी है 22 ही बॉलिंग एवरेज से। देखिए अगर तो आप दीपक चाहर को टीम में ले रहे हैं तो गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय में से एक को ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि ये भी पावर प्ले में लगभग आपको 3 ओवर डालते हुए दिखेंगे, ये और ट्रेंट बोल्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप इनको ले रहे हैं तो उधर के टॉप ऑर्डर से एक आधा ड्रॉप करके चलिएगा, और अगर खलील अहमद ले रहे हो तो इधर के टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चलिएगा। ट्रेंट बोल्ट सिलेक्शन परसेंटेज 62.32, मेरी तरफ से तो भाई कल के मैच में ये मस्ट पिक होने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब विकेट तो ये मार ही रहे हैं। हेड टू हेड 10 मैच में 13 विकेटें हैं 23 की एवरेज से, और वेन्यू पे 8 मैच में भी 10 विकेटें हैं 24 की एवरेज से, तो लगभग 1 से 2 विकेट तो ये इस वेन्यू पे और इस टीम के सामने निकालते ही हैं, इसीलिए ये मस्ट पिक है। करण शर्मा सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट रिसेंट इनकी फॉर्म है। हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट है 38 के बॉलिंग एवरेज के साथ, और वेन्यू पे भी 1 मैच में 1 विकेट है, इस चक्कर में हम इनको कल करेंगे ड्रॉप। रीजन क्या है कि इस वेन्यू पे स्पिनर को उतनी खासा मदद नहीं है। अश्विनी कुमार सिलेक्शन परसेंटेज 0.12 का है, प्लेइंग 11 में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2% जाएगा, और ये आपके लिए मुंबई इंडियंस में मस्ट पिक होने चाहिए अगर ये प्लेइंग 11 में है। इम्पैक्ट प्लेयर में तो बात अलग है, अभी कोई आंकड़ा है नहीं, रिसेंट में 1 ही विकेट लिया है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, युवा सेंसेशन है इंडिया के लिए, तो आप इनको ले सकते हो। रॉबिन मीन सिलेक्शन परसेंटेज कम है, रिसेंट फॉर्म 17 28 27 15,
आंकड़े ज्यादा है नहीं, पर इनको भी हम ड्रॉप करके चलेंगे। पहले मैच में देखेंगे कि अगर ये खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, उस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये तो था दोस्तों मुंबई और चेन्नई के प्लेयर का पूरा एनालिसिस। अब जरा बात कर लेते हैं वेन्यू पे कौन राजा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ 5 मैचेस 75.4 की एवरेज है, 144 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरा नंबर आते हैं तिलक वर्मा, 2 मैच में 49 की एवरेज है, 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। तीसरे हैं डेवन कॉनवॉय, 5 मैचेस में 43.2 की स्ट्राइक रेट है, 127.81 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो देखिए ये 3 प्लेयर हैं। बात वही, अगर सामने वाली टीम में आपने ट्रेंट बोल्ट और चाहर को लिया है, तो 2 में से 1 को तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है किसको आप ड्रॉप करते हो। और अगर इन दोनों को अपनी टीम में रख रहे हो तो फिर ये दोनों बॉलर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेंट बोल्ट लेंगे तो फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बॉलर की बात करें इस वेन्यू पे दोस्तों, तो मुजीबुर रहमान 1 मैच 2 विकेट लिए, इसलिए 2 इनका एवरेज हो गया 7.3 उससे। मतीशा पतिराना 5 मैचेस में 1.4 का एवरेज विकेट है, 8.3 की इकॉनमी। और ट्रेंट बोल्ट 5 मैचेस 1.2 का एवरेज विकेट है और 9 की इनकी इकॉनमी है। तो इंपॉर्टेंट बॉलर है ये दोनों। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपनी टीम पे। जो टीम हमने बनाई है उसमें रियान निकल्टन हमारे विकेट कीपर होंगे, रोहित शर्मा, सचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, तिलक वर्मा और राहुल त्रिपाठी ये हमारे बैट्समैन होने वाले। ऑलराउंडर सेक्शन की आप बात करोगे तो सैम करन, मिचेल सेंटनर, सैम करन और विल जैक्स। बॉलिंग में मैंने रखा है मतीशा पथिराना और ट्रेंट बोल्ट को। अब दोस्तों इसमें ना आपको ना तो देवन कॉनवॉय दिखाई दे रहे होंगे, ना ही आपको दिखाई दे रहे होंगे ऋतुराज गायकवाड़। वो रिस्क मैंने इसलिए लिया है कि जो ट्रेंट बोल्ट है ना, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंट बोल्ट शुरुआती झटका चेन्नई सुपर किंग्स को दे सकते हैं। इसलिए मैंने एक रिस्क लिया है कि दोनों ओपनर को ट्रेंट बोल्ट उड़ा देंगे। पर आप ये रिस्क मत लीजिएगा, आप चाहें तो राहुल त्रिपाठी को यहां से कट करके आप उनकी जगह पे यहां पे रख सकते हैं डेविन कॉनवे, या फिर आप रख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़। 2 में से किसी 1 को आप अपनी टीम में रख सकते हो इनको ड्रॉप करके। मैंने एज्यूम किया ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट लेंगे, बट आप ट्रेंट बोल्ट के साथ जा सकते हो। अगर आप एज्यूम करोगे वो 1 ही विकेट लेंगे, तो इन दोनों में आप किसी 1 को ले सकते हो और राहुल त्रिपाठी को आप ड्रॉप कर सकते हो। बाकी एमआई के प्लेयर मैंने देखिए रियान निकल्टन और रोहित शर्मा को लिया है, इसीलिए मैंने पावर प्ले का कोई बॉलर चेन्नई सुपर किंग्स का अपनी टीम में नहीं डाला है, क्योंकि ये दोनों अगर चलेंगे तो सामने वाली टीम की ना धुरी बिगाड़ देंगे। और अगर इनको मैं नहीं लूंगा तो फिर मैं पावर प्ले वाली टीम को लूंगा। मैं उसी स्ट्रेटजी पे चल रहा हूँ। मिडिल ओवर ऑर्डर के लिए मैंने तिलक वर्मा को रखा है कि भाई ये जानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं, रिसेंट फॉर्म में काफी अच्छा है। वही स्पिनर की बात करोगे तो मैंने सिर्फ एक स्पिनर लिया है और वो लिए हैं मिचेल सेंटनर। डेथ ओवर की बात करोगे तो डेथ ओवर के लिए मतीशा पतिराना और सैम करन हमारे पास है। बीच में एक आधा अगर विकेट लेना होगा तो विल जैक्स भी अपने हाथ घुमा सकते हैं। प्लस अगर विजय शंकर होंगे तो मैं विजय शंकर को यहाँ पे अपनी टीम में ले सकता हूँ। प्लस जो युवा सेंसेशन की मैंने बात करी थी अश्विनी कुमार की, तो अगर अश्विनी कुमार टीम में होते हैं तो विल जैक्स को ड्रॉप करके मैं अश्विनी कुमार को अपनी टीम में जगह दे सकता हूं। बाकी दोस्तों अगर बात करी जाए कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शन की, तो उसके लिए देखिए सबसे बेहतरीन चॉइस आपके लिए रियान निकल्टन है। इस समय कैप्टेंसी के ये भी अच्छे दावेदार हैं। आप रोहित शर्मा को एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, रविंद्रा को भी एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, और तिलक वर्मा को आप एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो। पर जब तिलक वर्मा को अगर आप एज अ कैप्टन ये कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि रोहित शर्मा और रिकल्टन आपके में से एक तो फ्लॉप होगा ही होगा, तभी तिलक वर्मा को पर्याप्त मौका मिलेगा बैटिंग करने का। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने। तो आई होप आप सभी को हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।